नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद रोम में G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। G20 सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि पीयूष गोयल ने कहा, भारत के महत्वपूर्ण सुझाव बैठक की कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। G20 देशों ने वैश्विक हित में व्यापक कोविड टीकाकरण के भारत के रुख का अनुमोदन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई। सरकार ने कहा, अगले 2 वर्ष में ग्रामीण स्व सहायता समूह की 2,50,00,000 महिलाओं को आजीविका के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के उपचुनाव के लिए 14 राज्यों में मतदान जारी। देश में अब तक 105,49,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत कल आकाशवाणी का प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देंगे। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज शाम पीवी सिंधु का सामना जापान की सयाका ताकाहाशी से होगा। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शारजाह में दोपहर बाद 3:30 बजे दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका से और दुबई में शाम 7:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। 20 देशों के समूह का 16वां शिखर सम्मेलन आज रोम में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूह के सदस्य देशों, यूरोपीय संघ, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन लोक, धरती और समृद्धि विषय पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन में आर्थिक और स्वास्थ्य सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर जोर रहेगा। आइए बात करते हैं शिखर सम्मेलन को कवर करने रोम गए हमारे संवाददाता दिवाकर से। दिवाकर, शिखर सम्मेलन का आज का विषय और उसकी महत्ता क्या है? जी कनक, आज का सत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के विषय पर है और यह विषय कोरोना महामारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। G20 देशों के प्रमुख इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में काम किया जाए। भारत की तरफ से G20 में कोविड के नियंत्रण के लिए टीका और उपचार से जुड़े प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया जाता रहा है और नई दिल्ली ने इस शिखर सम्मेलन में कोविड टीका प्रमाण पत्र को एक दूसरे के बीच स्वीकृति का प्रस्ताव रखा है। बात कल के G20 सत्र की करें तो यह जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सतत विकास पर केंद्रित होगा। कनक, प्रधानमंत्री मोदी के आज के जो अन्य कार्यक्रम हैं उसके बारे में आपके पास जानकारी है? कनक, G20 से जुड़े कार्यक्रमों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ साथ सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे, जहां द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा यदि हम कल की बात करें तो कल भी प्रधानमंत्री स्पेन के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद दिवाकर। प्रधानमंत्री ने आज वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 देशों के शिखर सम्मेलन से पहले वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की।
श्री मोदी और पोप फ्रांसिस ने पृथ्वी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और गरीबी को दूर करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। केवल 20 मिनट के लिए निर्धारित ये बैठक 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण दिया। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए भारत के प्रतिनिधि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि G20 देशों ने वैश्विक हित के लिए व्यापक कोविड टीकाकरण के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। रोम में G20 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि कोविड जांच और वैक्सीन प्रमाण पत्र सहित यात्रा दस्तावेजों की परस्पर मान्यता के भारत के सुझाव को व्यापक समर्थन मिला है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अब तक भारत के कई महत्वपूर्ण सुझाव बैठक की कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। The G20 nations have endorsed India's position that extensive COVID-19 immunization is a global public good. I'm also happy to share with you that we got tremendous support from the G20 nations for our suggestion on mutual recognition of travel documents, including testing and vaccine certificates. श्री गोयल ने कहा कि भारत ने सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर नीतिगत निर्णय लेने में छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा तथा स्थानीय खान-पान परंपरा के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत महिला सशक्तिकरण के लिए G20 समूह के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। श्री गोयल ने कहा कि G20 समूह में भारत की आवाज कम विकसित और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत ने हमेशा निम्न और मध्यम आय वाले देशों के हितों की बात उठाई है। Our efforts in building more consensus and building back the support of all the developed nations towards resilient supply chains and faster recovery of vulnerable economies of low income and developing countries has been widely appreciated by other G20 members, and we shall continue to represent the voice of the low and middle income countries. श्री गोयल ने 27 से 29 अक्टूबर तक रोम में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए गए प्रतिनिधियों की वार्ता में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के सम्मेलन में विश्व के नेता, व्यवसायी और नागरिक समाज जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए एकजुट हैं। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डोंट चूज एक्सटिंक्शन शीर्षक से एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में डायनासोर के रूप में अभिनेता जैक ब्लैक ने लोगों को सचेत करते हुए उनसे अपना रवैया बदलने का आह्वान किया है, अन्यथा मानव जाति के समाप्त हो जाने की चेतावनी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार राज्य की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना का आज सवेरे शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि घसियारी कल्याण योजना से ग्रामीण महिलाओं को बड़ा लाभ होगा। गृहमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भाजपा सरकार ने काफी काम किया। सरकार ने कहा है कि अगले 2 वर्ष में ग्रामीण स्व सहायता समूहों की 2 करोड़ 50 लाख महिलाओं को आजीविका के लिए मदद दी जाएगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाने योग्य बनाने की पहल की शुरुआत की है। मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में 6,750 से अधिक प्रखंडों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 7 करोड़ 70 लाख महिलाओं को 70 लाख स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद रोम में G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। G20 सम्मेलन की तैयारियों के लिए भारत के प्रतिनिधि पीयूष गोयल ने कहा, भारत के महत्वपूर्ण सुझाव बैठक की कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। G20 देशों ने वैश्विक हित में व्यापक कोविड टीकाकरण के भारत के रुख का अनुमोदन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की। सरकार ने कहा, अगले 2 वर्ष में ग्रामीण स्व सहायता समूह की 2 करोड़ 50 लाख महिलाओं को आजीविका के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के उपचुनाव के लिए 14 राज्यों में मतदान जारी। देश में अब तक 105 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत कल आकाशवाणी का प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देंगे। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज शाम पीवी सिंधु का सामना जापान की सयाका ताकाहाशी से होगा। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शारजाह में दोपहर बाद 3:30 बजे दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका से और दुबई में शाम 7:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। देश में अब तक 105 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,313 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.19% है। कल 13,543 लोग स्वस्थ हुए। अब तक कुल 3 करोड़ 36 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 1,61,555 मरीजों का उपचार चल रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 111 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। 12 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके अभी भी उनके पास शेष हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के उपचुनाव के लिए 14 राज्यों में मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव में दोपहर बाद 1 बजे तक 39.8% मतदान हुआ था। विधानसभा उपचुनाव में जोबाड़ सीट पर 40.61%, पृथ्वीपुर में 53.90% और रायगांव सीट पर 44.52% वोट डाले गए थे। मेघालय में 3 विधानसभा सीटों पर दोपहर बाद 1 बजे तक 47% से अधिक मतदान हो चुका था। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। राजस्थान में वल्लभनगर और धारियावाड़ विधानसभा सीटों पर दिन में 11 बजे तक 25% से ज्यादा मतदान हो चुका था। हरियाणा में एलनाबाद विधानसभा सीट पर 11 बजे तक 28% मतदान हुआ था। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। असम में मतदान शांतिपूर्वक जारी है। 11 बजे तक करीब 32% मतदान हो चुका था।
बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर दोपहर बाद 1 बजे तक 37.92% वोट डाले जा चुके थे। तारापुर सीट पर 39% और कुशेश्वर स्थान सीट पर 36.55% लोगों ने मतदान किया। महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ब्लैक कैट कार रैली का स्वागत किया। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत शुरू से ही शांति का पक्षधर रहा है और विश्व में इसकी पहचान है। कार रैली के माध्यम से हिंदुस्तान के उस इतिहास को भी दोहरा रहा था जिसने मंगल पांडे के हुंकार को सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम को जाना, किट्टू रानी चेन्नम्मा के गौरव गान को न सिर्फ सुना बल्कि उसे गाया भी, और जिसने साबरमती आश्रम के माध्यम से विश्व भर को ये संदेश दिया कि हिंदुस्तान शस्त्र, अस्त्र और शांति के साथ युद्ध हो या शांति का समय हो, विश्व भर में अपनी एक अमिट छाप छोड़ चुका है। आकाशवाणी का प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान इस वर्ष प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत देंगे। जनरल रावत राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की भूमिका विषय पर व्याख्यान देंगे। इसका प्रसारण 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क से रात 9:30 बजे से किया जाएगा। उसी दिन रात 10 बजे दूरदर्शन से व्याख्यान का प्रसारण होगा। वर्ष 1955 से ही आकाशवाणी से इसका प्रसारण किया जा रहा है। इसमें जाने माने नेता और प्रबुद्ध विचारक आमंत्रित श्रोता दर्शकों के समक्ष चयनित विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद व्याख्यान का प्रसारण आकाशवाणी के नेटवर्क से किया जाता है। भारत की पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफन को हराया। सेमीफाइनल में आज शाम सिंधु का सामना जापान की सयाका ताकाहाशी से होगा। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शारजाह में दोपहर बाद 3:30 बजे दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका से और दुबई में शाम 7:30 बजे इंग्लैंड का मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस सिलसिले में सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन कर रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर प्रसारित करता है। आइए अब सुनते हैं आज की विशेष कड़ी। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज यानी 30 अक्टूबर का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत महत्व है। आज ही के दिन 1928 को हुई एक घटना ने स्वाधीनता संघर्ष की तासीर को बदल कर रख दिया। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का आयोग भारत भेजा। साइमन कमीशन के नाम से विख्यात इस आयोग को ये देखना था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार कितना काम हो रहा है। लेकिन कमीशन के गठन को लेकर देश में व्यापक विरोध का वातावरण था। वजह थी उसमें किसी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल न किया जाना और इसलिए कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। 30 अक्टूबर 1928 को
जब साइमन कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां आंदोलनकारियों ने उसका स्वागत काले झंडों से किया। कमीशन के खिलाफ पंजाब के दिग्गज नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की जय! वंदे मातरम! कमीशन के लिए रास्ता बनाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसका आदेश जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों सहित लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं। लाला लाजपत राय ने अंग्रेज सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने तब कहा था, मेरे ऊपर बरसाई गई एक लाठी अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी चीज साबित होगी। अब सुना जाके रहेगा। घायल लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को निधन हो गया। डॉक्टरों का मानना था कि लाठीचार्ज ने ही उनकी जान ले ली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने लाठीचार्ज के जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। लाला लाजपत राय के निधन के ठीक महीने भर बाद क्रांतिकारियों ने भ्रमवश स्कॉट के बजाय सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये घटना लाहौर के उसी नेशनल कॉलेज के पास हुई जिसकी स्थापना शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के अंग के रूप में 1920 के दशक के आरंभ में लाला लाजपत राय ने की थी। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने सुखदेव, यशपाल, रामकृष्ण और भगवती चरण वोहरा से मुलाकात की। उन सब ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था। आज ही स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये हिंदू समाज में सुधार का आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था हिंदू समाज की कमियों को दूर करके उन्हें आधुनिक बनाने और वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना। ओजस्वी वक्ता स्वामी दयानंद ने सामाजिक बुराइयों और धार्मिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। उनके इस अभियान के चलते कुछ लोग उनके शत्रु बन गए। उन्होंने दयानंद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 29 सितंबर 1883 तक वो ऐसी कोशिशों से अपना बचाव करते रहे, लेकिन बाद में उनके रसोइये ने उन्हें दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। इससे वो उबर नहीं पाए। 1 महीने तक बहुत पीड़ा सहने के बाद 30 अक्टूबर 1893 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। स्वामी दयानंद प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने भारत के स्वाधीनता संघर्ष के नव जागरण की बुनियाद रखी। उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित और प्रेरित किया। भगत सिंह ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में ही पढ़ाई की थी। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ।
और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक वी शांताराम को। किसी भी देश की फिल्में वहाँ की संस्कृति की संवाहक होती हैं। हमारी फिल्मों ने भी आजादी से पहले क्रांति का बिगुल बजाया तो आजादी के बाद सामाजिक पुनर्जागरण, समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज को दिशा देने वाले ऐसे फिल्मकारों का जिक्र आते ही सबसे पहला नाम आता है वी शांताराम का। वो पश्चिम में जा ढलता है पश्चिम। वी शांताराम का जन्म 18 नवंबर 1901 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। बाल्यावस्था से ही उनका रुझान अभिनय की ओर था। 16 साल की उम्र में घर से भागकर उन्होंने मात्र 5 रुपए मासिक पर टिन शेड वाले सिनेमा हॉल से अपने करियर की शुरुआत की। 1920 में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। इसके 1 साल बाद उन्हें मूक फिल्म सुरेख हरण में बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। लंबे संघर्ष के बाद 1929 में उन्होंने अपनी प्रभात फिल्म कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने कुछ मूक फिल्मों के साथ बोलती फिल्में भी बनाई। इनमें उनकी प्रथम फिल्म गोपाल कृष्णा, दूसरी रानी साहिबा और तीसरी खूनी खंजर थी। स्वतंत्र और मौलिक सोच रखने वाले वी शांताराम ने 1943 में प्रभात कंपनी से हटकर मुंबई में राजकमल फिल्म मंदिर की स्थापना की। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म शकुंतला थी। वी शांताराम ने शास्त्रीय रागों पर आधारित झनक झनक पायल बाजे, नवरंग, सेहरा, पिंजरा, गीत गाया पत्थरों ने, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, बूंद जो बन गई मोती आदि फिल्में बनाई। लेकिन सर्वाधिक ख्याति उन्हें मिली 2 आंखें 12 हाथ से। इस फिल्म के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बर्लिन अक्टूबर 1990 को सिनेमा जगत के पितामह वी शांताराम ने अपनी अंतिम सांस ली और फिल्मों के एक क्रांतिकारी युग का अंत हो गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के संदर्भ में आकाशवाणी अपने श्रोताओं के लिए विशेष जानकारी श्रृंखला लेकर आया है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके लिए रोजाना उन नियमों और अवधारणाओं की जानकारी देंगे जिनका अगले पखवाड़े में उपयोग होगा। आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों की। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनती हैं और ग्लोबल वार्मिंग में इनका प्रमुख योगदान रहता है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि प्रमुख हैं। बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसें तापमान के नियंत्रण से बाहर हो जाने का कारण बन सकती हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाया जाना और वनों की कटाई ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद रोम में G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। G20 सम्मेलन की तैयारी के लिए भारत के प्रतिनिधि पीयूष गोयल ने कहा, भारत के महत्वपूर्ण सुझाव G20 बैठक की कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। G20 देशों ने वैश्विक हित में व्यापक कोविड टीकाकरण के भारत के रुख का अनुमोदन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की। सरकार ने कहा, अगले 2 वर्ष में ग्रामीण स्व सहायता समूह की 2 करोड़ 50 लाख महिलाओं को आजीविका के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के उपचुनाव के लिए 14 राज्यों में मतदान जारी। देश में अब तक 105 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत कल आकाशवाणी का प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देंगे। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज शाम पीवी सिंधु का सामना जापान की सायाका ताकाहाशी से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।